स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन में परिवहन का जो चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी में, तो उसमें आज हम लोग देखेंगे रेल ट्रांसपोर्ट को। तो जो भारत का रेल परिवहन है वो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश है। ये 3/4 यात्री परिवहन और माल परिवहन का लगभग 60% जो है अपने रेलों के माध्यम से संपन्न होता है। यहाँ पर शुरुआत की बात करें तो भारत में जो रेल की शुरुआत होती है वो 1853 में होती है। मुंबई से ठाणे के बीच में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 1854 में कलकत्ता से हुगली और 1856 में मद्रास को आर्काट से जोड़ा गया रेलवे द्वारा। लखनऊ में एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जिसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है RDSO। ये RDSO जो है आपका अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन RDSO है, ये लखनऊ में स्थित है। गुजरात में PPP मॉडल पर रेलवे ट्रैक जो है बनाया गया है, तो एक यहाँ पर इनिशिएटिव इसका लिया गया है। जो रेलवे को प्रदूषण मुक्त और अधिकाधिक पर्यावरण हितैषी बनाने का जो प्रयास किया गया है, तो इसके तहत CNG रेल सेवा शुरू की गई है। वो कहाँ पर? रेवाड़ी से रोहतक रेलखंड हरियाणा, ये प्रथम रेलखंड है जिस पर CNG रेल सेवा शुरू की गई है। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम सौर ऊर्जा युक्त जो डिब्बे हैं तो उनकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो सफदरजंग से सराय रोहिल्ला तक इनकी शुरुआत की गई थी दिल्ली में। तो ये प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बे CNG रेल सेवा, इनको लेकर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे की जो 2.8 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है उसका नाम है शेषनाग। तो जुलाई 2020 में इसका संचालन किया गया और ये देश की सबसे लंबी मालगाड़ी है। तो इसे नागपुर से कोरबा यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में इसका संचालन किया गया है। कोंकण रेलवे की परियोजना की बात करें, इसको लेकर के क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है कोंकण रेलवे परियोजना में। तो ये जो रेलवे परियोजना है इसका प्रारंभ 1990 में किया गया था और ये जो है ये आपके महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा में इसकी स्थिति है। इसमें एक सुरंग है कारबुडे सुरंग। ये कारबुडे सुरंग जो है तो कोंकण रेलवे की सबसे लंबी है रेलवे सुरंग और भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। तो भारत की सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है वो कौन सी है, तो वो है बनिहाल या पीर पंजाल रेलवे सुरंग, वो 11.2 किलोमीटर है, जबकि जो कारबुडे है वो 6.5 किलोमीटर है। तो रेलवे सुरंग को लेकर के कोंकण रेलवे से, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 760 किलोमीटर है रोहा से मंगलुरु के मध्य। कोंकण रेलवे को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है रेल गेज को लेकर के। रेल गेज है क्या? वास्तव में जो आपकी पटरी होती है जिस पर ट्रेन चलती है तो उसके बीच की दूरी कितनी है वही डिसाइड करता है रेन गेज। तो रेन गेज को लेके भारत में 3 रेन गेज हैं, तो जिसमें से आपके नैरो गेज, मानक गेज और ब्रॉड गेज होते हैं। जो नैरो गेज हैं उनमें 2 होते हैं, देखिए, एक 2 फीट का होता है, एक 2.5 फीट का होता है। तो 2 फीट यानी कि 2 फीट 6 इंच, इसको mm में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ। तो नैरो गेज में आपका 2 हो जाएगा, एक 2 और 2.5 फीट का नैरो गेज हो जाएगा। तो ऐसे भी आप याद रख पाएंगे, इनके बीच की देखिए डिस्टेंस जो है वो कम है। इसके बाद एक है मीटर गेज। तो मीटर गेज में चूँकि 1000 मिलीमीटर का है तो ये लगभग 3.25 फीट का है, तो इनके बीच में दूरी ये पाई जाती है। जो स्टैंडर्ड गेज है, ये स्टैंडर्ड गेज जो है आपका 1435 mm का है और ब्रॉड गेज जो है वो 1676 mm का है। तो भारत इस समय चूँकि जो ब्रॉड गेज है 1676 mm का, 5.5 फीट का, उसी का प्रयोग ज़्यादातर वो करता है। तो रेन गेज, ये आपके रेल गेज को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आप इसको जानकारी रख सकते हैं। अब देखिए, जो एक वर्ड आता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, आजकल काफ़ी चर्चा में है। तो ये इसलिए है कि जो माल ढुलाई होती है, मालगाड़ियों का संचालन होता है, उनकी वजह से परिवहन जो यात्री संचालन है वो बड़ा बाधित होता है और माल ढुलाई भी बाधित होती है। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो रेल वाला माल ढुलाई हो उसके लिए अलग से रास्ते बनाए जाएं, अलग से पटरियां बिछा करके, और जो माल उसके ज़रिए पहुंचाया जा रहा है उसको त्वरित गति से पहुंचाया जा सके। तो यही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसमें कई कॉरिडोर बनाए गए हैं, पूर्वी पश्चिमी गलियारा को लेकर के इसमें नाम दिए गए हैं। तो पूर्वी गलियारा जो है आपका पंजाब से पश्चिम बंगाल तक है और पश्चिमी गलियारा जो है वो मुंबई से आपके दादरी उत्तर प्रदेश तक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कई डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे पूर्वी पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्वी तटीय गलियारा, दक्षिण गलियारा। तो ऐसे करके ये आपके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जहाँ से माल परिवहन जो है आसानी से किया जा सके। अब रेलवे जोन और डिवीज़न को लेकर अक्सर कर मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी
कि कौन सा किस जोन का है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कुल कितने जोन है रेलवे के। तो 19 जोन है। यहाँ पर जो डिटेल दी गई है इनके तहत, इसमें आपका जैसे सेंट्रल रेलवे का है मुंबई, पूर्वी रेलवे का है कोलकाता, पूर्व मध्य का है हाजी, पूर्वी तटीय का है भुवनेश्वर। तो थोड़ा इसको मैप पर प्रैक्टिस करिएगा, मैं एक एक का बताऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और ये फैक्ट है, मैप पर इसको अगर आपको लगता है कि नहीं याद हो रहा तो कहिएगा, मैं एक बार मैप पर इसको आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। जो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उनको बता दूं तो थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। एक तो याद कर लीजिए पूर्वी रेलवे का जो है वो कोलकाता में है। इसके बाद पूर्वी तटीय रेलवे का याद कर लीजिए है भुवनेश्वर। इसके बाद एक और है जो इम्पोर्टेंट है, वो कोलकाता से ही संबंधित है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का है, वो है गार्डन रीच कोलकाता। तो कोलकाता का एक पूर्वी रेलवे हो गया और दक्षिण पूर्वी रेलवे गार्डन रीच कोलकाता हो गया, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल, जो नॉर्थ सेंट्रल एनसीआर, उत्तर मध्य रेलवे, ये आपका प्रयागराज है। और एक पूछा गया उत्तर पूर्वी रेलवे, तो उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी ये दोनों याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी आपका गोरखपुर हो गया और उत्तर मध्य जो हो गया आपका प्रयागराज हो गया। तो कुछ ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और भी देख लेते हैं जो आपसे पूछा गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कहाँ पर है मुख्यालय, तो ये बिलासपुर में है। तो ऐसे कई हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस सेट भी इस पर हल करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सा पूछा जाता है। तो ऐसे आपको 19 याद करने हैं, आप मुझे लगता है कि उसको याद कर लेंगे। अब भारत में पर्वतीय रेल प्रणाली का थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए जो दार्जिलिंग हिमालयन है, कालका शिमला है, नीलगिरी पर्वत रेलवे है, इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा भी निराल, माथेरन, कांगड़ा घाटी जो है पर्वतीय रेल प्रणाली है। तो ये पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें कौन सा सम्मिलित है। तो दार्जिलिंग, कालका, शिमला और नीलगिरी याद रखेंगे, ये इसमें है। पर्यटन प्रणाली के तहत कई चलते हैं रेल प्रणाली हैं, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, द गोल्डन चैरियट, डेक्कन ओडिसी, महाराजा एक्सप्रेस, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। तो इनका काम है पर्यटन का। और कुछ थीम आधारित भी चलाई गई हैं, जैसे रामायण एक्सप्रेस, राम सेतु एक्सप्रेस, समानता एक्सप्रेस। तो रामायण एक्सप्रेस भगवान राम के स्थलों के भ्रमण हेतु, राम सेतु एक्सप्रेस तमिलनाडु के मंदिरों की वास्तुकला और समृद्धि के ज्ञान हेतु, और समानता एक्सप्रेस जो है वो BR अम्बेडकर की स्मृति में चलाया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दार्जिलिंग, कालका, शिमला और नीलगिरी जो है पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मेट्रो रेल को देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा जो नॉलेज है उसको इन्फो बॉक्स में यहाँ पर शेयर किया गया है। तो चूँकि मेट्रो रेल परियोजना की जो आधारशिला है वो 29 दिसंबर 1972 को कोलकाता में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। 84 में इसका परिचालन प्रारंभ होता है और कोची में 2016 में पहली वाटर मेट्रो लॉन्च की गई। 13 फरवरी 2020 को कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया। बुलेट ट्रेन को लेकर देख लेते हैं, क्योंकि अभी ये करंट का टॉपिक है। तो माना जा रहा था कि 2023 तक कार्यशील हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा लंबा समय इसमें लगने की आसार दिखाई दे रहे हैं। तो भारत में पहली बुलेट ट्रेन जो है वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। 508 किलोमीटर का कॉरिडोर है, मैग्लेव तकनीक पर है। जापान भारत के साथ इसके लिए समझौता हुआ है। तो ये कहाँ कहाँ से गुजरेगी ये इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नागर हवेली और दमन दीव से होकर के गुजरेगी। कुल 12 स्टेशन होंगे। इसमें मुंबई अंडरग्राउंड होगा, बाकी एलिवेटेड होंगे। जो इसकी परिचालन स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर होगी, वैसे 350 तक मैक्सिमम इसमें रखा गया है। तो ये अभी एक नया भी इसमें शुरू किया जा रहा है, दिल्ली और बनारस के बीच में एक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम चल रहा है। एक शब्द है मोनो रेल। तो जो सिंगल पटरी पर ट्रेन चलती है वो है मोनो रेल। तो इसमें चलाया गया 2008 में मुंबई में सर्वप्रथम चेंबूर से वडाला के बीच में मोनो रेल का परिचालन किया गया है। पाइपलाइन परिवहन की बात करें तो इसकी शुरुआत तो 1956 में डिगबोई से तिनसुकिया तक हो जाती है, जहाँ से असम के तेल कुओं के जरिए तेल जो है लाया जाता है। जो प्रमुख इम्पॉर्टेंट है उसमें है HVJ पाइपलाइन। ये हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर है। तो हजीरा आपके गुजरात में हो गया, विजयपुर मध्य प्रदेश में हो गया, जगदीशपुर आपके उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हो गया। तो ये इनको कनेक्ट करती है और ये 1730 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है और ये कई उर्वरक कारखानों से होकर के गुजरती है। फिर एक नई पाइपलाइन है जो सलाया गुजरात से विरामगाम होकर मथुरा तक बिछाई गई है। इसके जरिए जो है मथुरा पानीपत रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल का परिवहन किया जाएगा। एक है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा।
तो ये जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा है, एक्चुअली ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होकर के जाने वाली एक पाइपलाइन परियोजना है। तो इसके तहत जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा पर काम चल रहा है और ये लगभग 2650 किलोमीटर की लंबाई होगी। इसके तहत जो है PNG यानी कि पाइप कुकिंग गैस का परिवहन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा आपसे पूछा सकता है किससे संबंधित है। कुछ प्रमुख यहाँ पाइपलाइनें दी गई हैं, तो इनका मैप पर भी देख लेंगे तो भी बेहतर होगा। यहाँ पर ऐसे आपको रटा पाना आसान नहीं होगा। एक इसमें तापी है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावित पाइपलाइन है, हालांकि अभी इसके आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग इस पर बहुत अभी डिस्कस नहीं करेंगे। करंट का टॉपिक होगा तो वहाँ पर उसको ज़्यादा अच्छा डिस्कस करेंगे। कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग हैं प्रमुख, उनके नाम देखना ज़रूरी है, जैसे कि नेशनल वाटरवे संख्या 1, तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक का है। इसमें नदियों के नाम थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, भागीरथी, हुगली नदी के बीच में है। जो NW2 है, नेशनल वाटरवेज नंबर 2, जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में है, सादिया से धुबरी तक है असम में। जो NW3 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है, वो कोल्लम से कोट्टापुरम तक, तो इसमें पश्चिमी तट नहर है, उद्योग मंडल नहर है और चंपाकारा नहर है। इसके तहत केरल में जलमार्ग की व्यवस्था की गई है। और जो NH4 है, ये काफ़ी लंबा है और मुझे लगता है कि सबसे लंबा है, ये 2916 किलोमीटर है। तो ये कृष्णा नदी और गोदावरी को कनेक्ट करके इसमें बनाया गया है। तो काकीनाडा, पुदुचेरी और भद्राचलम, राजमुंदरी, नासिक, इन सभी को ये कनेक्ट करती है NW4। NW5 जो है ये पूर्वी तटीय नहर और मताई नदी, ब्राह्मणी, खरसुआ, धमरा नदी तंत्र, महानदी डेल्टा, इनसे संबंधित ये है। तो ये तो प्रमुख 5 हैं, लेकिन जो अधिनियम आया राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, तो इसके तहत जो है लगभग 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया। तो 5 वो थे, 106 ये हो गए, 111, तो 111 कुल राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए हैं। तो 12 में राष्ट्रीय जलमार्गों का परिचालन जो है प्रारंभ कर दिया गया है और इन सबकी व्यवस्था जो करता है पूरा, वो है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इन सभी का प्रबंधन करता है। अब थोड़ा सा महासागरीय जल परिवहन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ये यहाँ 12 प्रमुख बंदरगाह दिया है, हालांकि अब 13 हो गए हैं। तो 13 प्रमुख बंदरगाह और लगभग 211 प्रमुख बंदरगाह हैं। इसमें पूछा जाता है कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है, कौन सा पूर्वी तट पर है। तो देखिए जो लिस्ट दी गई है इसमें जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये सभी पश्चिमी तट पर हैं। न्यू मंगलौर, कोचीन, जवाहरलाल नेहरू या नावासावा, मुंबई, कांडला, मार्मागांव, ये सभी जो हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। तो इनकी लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। तो न्यू मंगलुरु जो है वो मंगलुरु यानी कर्नाटक में, कोचीन जो है आपके केरल में वेम्बनाथ कयाल के मुहाने पर, जो आपका नावा सेवा है वो पनवेल नवी मुंबई में है, मुंबई बंदरगाह मुंबई में है, कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो आपसे खंभात की खाड़ी भी पूछा जाएगा, कच्छ की खाड़ी भी पूछा जाएगा, ऐसे अलग अलग करके ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो कच्छ की खाड़ी में आपका कांडला बंदरगाह है। जो मार्मागांव बंदरगाह किस नदी के तट पर है, तो जुआरी नदी के तट पर है, बाएं तट पर भी दिया है और ये गोवा में स्थित है। तो ये आपके भारत के पश्चिमी हो गए, बाकी जितने बचते हैं वो सारे पूर्वी हैं। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के बाएं तट पर है। तो ये थोड़ा दाएं बाएं का भी याद रखिएगा कि हुगली नदी के बाएं तट पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। जो पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा के तट पर है, ये भी आपके भारत के पूर्व में ही स्थित है। जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, VO चिदम्बरनार पोर्ट जो है, तो वो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह ये कृत्रिम बंदरगाह तमिलनाडु में है। एन्नोर यानी कि कामराजार पोर्ट जो है वो तमिलनाडु में, और विशाखापत्तनम जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बंदरगाहों को लेकर न केवल पूछा जाता है पूरब पश्चिम, बल्कि इनकी खासियत को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा कृत्रिम है, कौन सा सबसे गहरा है, कौन सा एस्चुअरी पर है, थोड़ा सा कौन सा ज्वारीय है, तो इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है। तो एक एक करके देख लेते हैं, बुक में डिस्कस भी किया गया है कि मुंबई जो है वो एक प्राकृतिक पोताश्रय है। जो कांडला की बात करें जो गुजरात में है कच्छ की खाड़ी में, तो ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो कांडला को याद रखेंगे, ज्वारीय है। और जो मुंबई है एक प्राकृतिक पोताश्रय है। इसमें एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दिया गया है, तो ये सर्वाधिक मशीनीकृत है, जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। जब अभी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो ये सब आपको मिलेंगे। मार्मागांव जो है ये एक ज्वारनदमुख एस्चुअरी पर स्थित है। किस नदी के एस्चुअरी पर है?
जुआरी नदी। तो एस्चुअरी वगैरह मैंने अपने ज्योग्राफी के जो वीडियोज़ है इसको मैंने ऑन बोर्ड पढ़ाया हुआ है, वो आप देखिएगा तो आपको इस सारी बारे में इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये बंदरगाह जो है लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। न्यू मंगलोर बंदरगाह की बात करें तो ये मुंबई तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 और रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। लौह अयस्क का निर्यात यहाँ से किया जाता है न्यू मंगलोर। कोचीन जो है वो प्राकृतिक पोताश्रय है बंदरगाह है, और यहाँ से उर्वरक पेट्रोलियम का परिवहन होता है। और सबसे खास बात यह है कि ये भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। ये लाइनें थोड़ा ध्यान रखिएगा जो इनकी विशेषताएं हैं। तो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड जो है बंदरगाह कौन सा है? कोचीन है। अब गहरा और कृत्रिम जो है पोताश्रय है वो है तूतीकोरिन। देखिए इसमें एक बात समझने वाली बात यह है कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो तूतीकोरिन को प्राकृतिक बताती है, जबकि भारत सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो उसको कृत्रिम बताती है। तो आधिकारिक वेबसाइट को ही मान लेते हैं। तो तूतीकोरिन जो है वो एक कृत्रिम पोताश्रय है, ठीक है, याद रखेंगे, आर्टिफिशियल है, बनाया गया है। चेन्नई जो है कृत्रिम पोताश्रय है, बंदरगाह है चेन्नई। अब इसके अलावा भी कई हैं, सेतु समुद्रम अभी परियोजना को थोड़ा देख लेंगे। एन्नोर को देख लें तो एन्नोर भी एक प्राकृतिक पोताश्रय है। और विशाखापत्तनम की बात करें तो ये एक लैंड लॉक्ड है, प्राकृतिक बंदरगाह है। और डॉल्फिन नोच जो है यहीं पर स्थित है, ठीक। जो पारादीप है वो गहरा और लैगून सदृश बंदरगाह है। और कोलकाता हल्दिया की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट कोलकाता है वो हुगली नदी पर स्थित एक नदमुख बंदरगाह है। और कोलकाता पोर्ट पर चूँकि बहुत प्रेशर हो रहा था इसलिए हल्दिया पत्तन का विकास किया गया है। तो इसके अलावा जो कुछ ज्वारी बंदरगाह के उदाहरण हैं कांडला और डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कांडला कहाँ है? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा पोत पुनर्चक्रण यार्ड जो है, रिसाइकलिंग यार्ड जो है वो अलंग में है। दाहेज गुजरात जो है वो बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग पूर्ति के लिए किया गया है। 2 परियोजनाएं इंपॉर्टेंट हैं, एक है सेतु समुद्रम परियोजना, एक है सागरमाला परियोजना। तो पहले सेतु समुद्रम देख लेते हैं क्या है। तो दरअसल इसकी परिकल्पना तो बहुत पहले हो गई थी 1860 में ही, और ये एडी टेलर थे, एक ब्रिटिश कमांडरों ने रखी थी। क्या था? तो जो अभी वर्तमान में राम सेतु है जहाँ पर मन्नार की खाड़ी और पाक संधि, तो उसको तोड़ करके ये बनाने की बात हो रही है समुद्री मार्ग। तो इससे क्या होगा कि लगभग 36 घंटे का समय भारत का बचेगा और काफ़ी दूरी भी, लगभग 400 समुद्री मील की यात्रा की भी बचत होगी। लेकिन इस पर काफ़ी विवाद है और ये अभी बहुत अपना स्वरूप लेते हुए नहीं दिख रही योजना। दूसरा है सागरमाला परियोजना जो है, सागरमाला प्रोजेक्ट। तो इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था और इसको अभी 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है तो इसको मंजूरी दी जाती है। क्या है ये? तो जो देश के सभी बंदरगाह उनको आपस में जोड़ने और उनके बीच में समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको लाया गया है। ये आपका जो सागरमाला परियोजना है। तो कुछ छोटे भी बंदरगाह हैं, लगभग 200 बंदरगाह हैं। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक जो अंतर्देशीय जल परिवहन है उसमें एक सबसे प्रमुख है कालादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना। एक तो करंट का टॉपिक है, दूसरा IR से भी संबंधित है, इंटरनेशनल रिलेशन पर। तो ये म्यांमार और भारत के बीच में एक समझौता है कि म्यांमार में कालादान नदी, तो कुछ स्थल भाग और कुछ जल भाग को मिला करके जो मिजोरम का पार्ट है वहाँ से सीधे पश्चिम बंगाल में सितवे बंदरगाह जो म्यांमार का है वहाँ पर जा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत म्यांमार में सितवे से पलितवा तक कालादान नदी पर 158 किलोमीटर लंबा जलमार्ग, और मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा पर पलितवा से जोरिनपुई तक 109 किलोमीटर लंबा सड़क घटक शामिल है। तो इससे क्या होगा कि जो भारत को पूरा कवर करके आना पड़ता है चिकन नेक से, तो इसको बगल में ही एक पोर्ट मिल जाएगा म्यांमार से, सितवे बंदरगाह, तो वहाँ से वो अपना आवागमन सुनिश्चित कर पाएगा। तो ये कालादान मल्टी मॉडल जो परियोजना है ये म्यांमार से संबंधित है, भारत म्यांमार का। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 1911 में शुरू होती है। इलाहाबाद से नैनी के बीच में डाक सेवा जब हुई तो 1953 में इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके लिए जो अथॉरिटी है वो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, और ये 1 अप्रैल 1995 को अस्तित्व में आता है। वर्तमान में 24 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 103 घरेलू हवाई अड्डे भी हैं बहुत। तो जो भारत का विमानन बाजार है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है और सबसे तेज़ गति से वृद्धि करने वाला बाजार है। कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं जो अक्सर कर आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा तो नहीं याद करा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर दूंगा। जो किसी के नाम से है ना उनको थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो वो जहाँ से संबंधित हैं वहीं पर उनका नाम दिया गया। जैसे इंदिरा गांधी का नई दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम जो है नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी से संबंधित जो हवाई अड्डा है मुंबई।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है कोलकाता, मीनामकम से संबंधित है चेन्नई, नेदुम्बाचेरी से संबंधित है केरल, जयप्रकाश नारायण से संबंधित है पटना, चौधरी चरण सिंह से संबंधित है लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है वाराणसी, श्री गुरु रामदास जी से संबंधित है अमृतसर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित है नागपुर, और उसके अलावा वीर सावरकर से संबंधित है पोर्ट ब्लेयर, राजीव गांधी से संबंधित है हैदराबाद, गोपीनाथ बोरदोलोई से संबंधित है गुवाहाटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है अहमदाबाद, देवी अहिल्याबाई होलकर से संबंधित है इंदौर, और स्वामी विवेकानंद से संबंधित है रायपुर। तो कुछ जो इनके नाम से हैं, अगर इनको आप थोड़ा सा एक लिस्ट बना लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जो बचे हैं उनको थोड़ा सा आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन याद इसको जरूर करिएगा। एक वर्ड आता है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। क्या है ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? तो जो बिल्कुल नया बनाया जाता है पुराने हवाई अड्डे से हट करके, उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, UDAN, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है। 2016 में जो छोटे छोटे एरिया में देश के अंदर में वायु परिवहन विकसित हो सके हेलीकॉप्टर और छोटे हल्के एरोप्लेन के जरिए, तो इसको जो है इसकी घोषणा की गई थी। अब कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं समझूंगा कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से तो सीधे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो विश्व की सर्वाधिक लंबाई वाली सबसे ऊंची सड़क सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल या ढोला सादिया पुल। ये असम एवं अरुणाचल के बीच ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर 9.15 किलोमीटर लंबा स्थित है। भारत का सबसे लंबा पश्चिमी तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH66 है। ये सबसे लंबा पश्चिमी तटीय पूछा जा रहा है। सबसे लंबा की बात करें तो NH44 है, वो नहीं, ये NH66 की बात हो रही है, सबसे लंबा पश्चिमी तटीय राजमार्ग। तो सबसे लंबा पूर्वी तटीय कौन सा होगा? NH16। तो पश्चिम में है 66 लंबा है और पूर्व में है 16, तो थोड़ा कोरिलेटेड है, तो आप इसको याद रख सकते हो। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है गोरखपुर का। भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का, ये लगभग 4286 किलोमीटर लंबा है। भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। क्या है इसकी स्पीड? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई। भारत की सबसे ऊंची सड़क है लेह मनाली सड़क। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है लेह लद्दाख। भारत की सबसे ऊंची रेल सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जिसकी लंबाई भी मैंने आपको बताया है कि 11.2 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग जो है वो कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में चेरलोपल्ली और रायपुर स्टेशन के मध्य स्थित है। तो हमने इस तरीके से परिवहन का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट किया और इस पर एक क्वेश्चन सेट दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन सेट लगभग 33 क्वेश्चंस का है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में अच्छे से कर लेंगे ताकि जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमें रिवाइज हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।